हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज सबसे पहले, इवन प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दीज डेज। तो उसके ऊपर बात करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट है नॉलेज सेक्शन में, उसके ऊपर लास्ट में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा रेड कूपन कोड यूज नहीं किया है तो प्लीज डू चेक investchennai.in। मॉडल पोर्टफोलियोज परफॉर्मेंस हैज बीन रियली गुड, राइट। एंड तो आप स्टॉक स्पेसिफिक, म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक दोनों मॉडल पोर्टफोलियोज हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्टैंडर्ड, एक रेफरेंस पोर्टफोलियोज देखना चाहते हैं तो जरूर चेक करें हमारी वेबसाइट investchennai.in, और रेड कूपन कोड यूज करना ना भूलें। तो ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं बात। तो यूएस मार्केट्स, डाउ जोन्स तो पॉजिटिव टेरिटरी में रहा, S&P 500 भी ज्यादा नहीं गिरा, बट नास्डैक मतलब जो वहां पर टेक स्टॉक्स थे वो ज्यादा गिरे हैं। कुछ कुछ स्टॉक्स जैसे इंटेल है, कॉलकॉम है, 5% से ज्यादा गिरे, बट अगेन दे हैव मूव्ड अप आल्सो वेरी मच। तो वो थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग मैकेनिज्म थोड़ा सा लग रहा था कल। तो मेजर थोड़ा सा ट्रिगर जो मार्केट का नेगेटिव था वो था 3.8% इन्फ्लेशन का जो नंबर आया यूएस का। 3.8% इन यूएस इन्फ्लेशन इज अ हाई नंबर। क्यों, अगर यूएस इकोनॉमी की बात करें और सारी चीजों के ऊपर बात करें तो वो एक थोड़ा सा फैक्टर है जो वरी कर रहा है, और मेजरली इट इज बिकॉज ऑफ हाई गैसोलीन प्राइसेस या पेट्रोल प्राइसेस जैसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज का फैक्टर रहा। ये नंबर 3.3 था मार्च में, अब ये 3.8 आया है। तो ग्लोबल स्टॉक्स भी ये रीजंस की वजह से गिरे हैं, राइट। क्योंकि भाई एक्सपेक्टेशन ये हो जाता है ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, सॉरी मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट रेट बढ़ने का भी हो जाता है। तो वो भी एक फैक्टर रहता है, और यही चीज हम 10 ईयर जीसेक में भी दिखा। 4.46%, 4.46% इज 4.5% जो है ना, एक ऐसा नंबर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा यूएस मार्केट में ऐसा है कि भाई उसको ब्रीच नहीं करना है, काइंड ऑफ। ठीक है, और अगर आप मतलब मैंने भी जितना थोड़ा सा स्टडी किया है लास्ट 1.5 ईयर्स में डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज को, तो ही ऑल्सो ट्राइज कि ये 4.5% के ऊपर ना जाए। तो अब ये 4.46 आ गया है, तो लेट्स सी, राइट। देर मतलब आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा सा शायद पॉजिटिव न्यूज मार्केट में विल बी प्लांटेड और विल बी देयर इन द मार्केट्स, एक्सपेक्टेड ये है। ठीक है, तो ये जो है, ये इन्फ्लेशन का फैक्टर वो एक काफी बड़ा हो जाता है। और अब ये नंबर्स बड़े हैं बिकॉज ऑफ गैस प्राइसेस। तो गैस प्राइसेस कैसे कम होंगे? वो ईरान और यूएस वॉर से कम होंगे। वहां पर कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है उसको स्लो होते हुए, राइट। तो वो नहीं हो रही है, तो ब्रेंट क्रूड बढ़ ही रहा है। वो 108 हो गया है जब मैं वीडियो बना रहा था, राइट। तो अब ये सारी चीजें जो हैं वो एक साथ इंटरमिंगल हो रही हैं। ब्रेंट क्रूड बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की उम्मीद हो रही है, तो जीसेक बढ़ रहा है, और उसकी वजह से मार्केट जो है दे आर नॉट लाइकिंग। तो ये सारी चीजें एक साथ अब हो रही है। तो क्या होगा भाई? पहले तो ईरान वॉर को बंद करो या स्लो करो, बंद करो उसको। तो ये सारी चीजें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, तो वहां पर कुछ अपडेट नहीं है। अभी मेजर ट्रिगर जो रहेगा वो मिस्टर ट्रम्प्स चाइना विजिट रहेगा। उसके ऊपर ही मार्केट्स एंड इवन इकोनॉमिक्स आर लुकिंग एट इट कि वहां से कुछ अपडेट आएगा क्या, वहां से कोई फैक्टर डेवलप होता हुआ नजर आएगा कोई। तो वो चीजें जो हैं, आई थिंक दैट विजिट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव। तो वही चीजें हमें यहाँ पर देखने वाली हैं। ठीक है, बाकी साउथ कोरियन मार्केट्स में भी अगर आप देखेंगे, राइट, तो वहां पे काफी ज्यादा गिरे। तो उसमें सैमसंग और स्पेशली एसके हाइनिक्स जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वहां पर। और रीजन अगेन, एक साउथ कोरियन ऑफिशियल ने बोला कि मतलब फ्लोटिंग द आइडिया कि हमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए प्रॉफिट्स फ्रॉम एआई विंडफॉल टू सिटीजन्स, राइट। जो तो वो चीजों के हिसाब से उन्होंने ऐसा बोला, तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि अरे भाई, प्राइवेट कंपनीज हैं, अब उनके बोलोगे उनके प्रॉफिट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चलाएंगे, तो ऑफ कोर्स मार्केट्स विल रिएक्ट वेरी नेगेटिवली। बट पॉइंट ही प्रॉब्लम ये भी है कि उनकी भी बेचारों की क्या गलती है। गवर्नमेंट भी अगर देखें कि भैया दो ही कंपनी या तीन ही कंपनीज पैसा कमा रही हैं, वही ग्रो कर रही हैं और वही बहुत बड़ी बन रही हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही हो जाती है कभी कभी कि क्या करे, मतलब ऐसा। तो वो सब चीजें जो है ना, इसमें सही गलत नहीं होता है, बट अगेन प्रॉफिट मशीन्स जो हैं वो टिपिकली डू नॉट लाइक ऑफ कोर्स दीज थिंग्स, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ग्लोबल फैक्टर्स रहे। तो सबसे बड़ा रीजन, जैसे मैंने बोला, 3.8% इन्फ्लेशन ही रहा। और इन्फ्लेशन में एक और चीज रहा यूएस के इन्फ्लेशन में, कि अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखो जिसमें एनर्जी और फूड हटा देते हैं, तो वो 2.8% ही था। ठीक है, तो वो एक मतलब डिसेंट लग रहा है। तो उसका मतलब कि 1% का जो एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन, जो नॉर्मल इन्फ्लेशन आया है, वो मेजरली एनर्जी प्राइसेस से ही आया है। और एनर्जी प्राइसेस बढ़े भी है ना, 18% बढ़े हैं।
ठीक है, एक साल में अगर हम देखें यूएस में 18% एनर्जी प्राइसेस बढ़े हैं, और मतलब गैस प्राइसेस जो मतलब पेट्रोल प्राइसेस हैं ऑलमोस्ट 28% बढ़े हैं वहाँ पे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्ले आउट हो रहे हैं। अच्छा, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के भी इन्फ्लेशन नंबर्स आए। अब इंटरेस्टिंग देखो आप, यूएस में कितना है इन्फ्लेशन नंबर, मैंने बताया 3.8, इंडिया में कितना है 3.48, 3.5%। मतलब इंडिया का इन्फ्लेशन यूएस के इन्फ्लेशन से कम आया। आप कहोगे कैसे? वो इसीलिए क्योंकि हमारी सरकार ने अभी तक बोल रहा हूं, ठीक है, पेट्रोल और डीजल प्राइसेस बढ़ाए नहीं है। ग्लोबली वो $60 से 108, मैं बता रहा हूं आपको, राइट, एक 60 से $108 पे चले गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ा नहीं, डीजल बढ़ा नहीं, तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट तो आया ही नहीं। हमारे जो भी हो रहा है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट ले रही है वो सारे फैक्टर्स अपने, या फिर ये ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो इंपैक्ट ले रही है, मतलब उनका रेवेन्यू कम हो रहा है, राइट। बट इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट अभी तक नहीं आया है, और वो यहाँ पर दिख रहा है 3.5% का ही इन्फ्लेशन आया है, जबकि जो मोस्टली रॉटर्स का पोल था उसमें 3.8 का एक्सपेक्टेशन था। और ये रीजन जो बढ़ा है इन्फ्लेशन, वो भी मतलब मेजरली सिल्वर एंड गोल्ड प्राइसेस, ज्वेलरी से ही मेजरली फैक्टर बढ़ा है, राइट। बाकी फूड इन्फ्लेशन भी कुछ ज्यादा फैक्टर बड़ा नहीं था, राइट। 4.2% ही है, मतलब अगेन फूड इन्फ्लेशन हमने बहुत ज्यादा देखा, तो 4.2% ही फूड इन्फ्लेशन था, तो ओवरऑल दैट हैज बीन प्रेटी गुड। बट नेगेटिव अब यही है कि ये क्रूड ऑयल प्राइसेस जब तक हाई रहेंगे तो कब तक गवर्नमेंट वो पास ऑन नहीं करेगी। तो जैसे ही वो पास ऑन होगा उसका इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और फिर एल नो इम्पैक्ट, ठीक है, कि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भाई इस बार मानसून इतना अच्छा नहीं रहेगा, वो दैट्स व्हाट आईएमडी इज सेइंग। तो वो फैक्टर, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा लगता हुआ नजर आ रहा है। अब देर इज अ प्रेशर फ्रॉम द मतलब इकोनॉमिस्ट, और जो है कि भाई क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ाने चाहिए सरकार को, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंजेस जो हमारे रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, इंडियन करेंसी टूट रही है। तो और प्राइम मिनिस्टर का जो ये फैक्टर रहा कि जो ऑस्टेरिटी मेजर्स उन्होंने बोले, तो ये सारे फैक्टर्स ये है कि भाई लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस या पेट्रोल और डीजल प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं बहुत जल्दी, अगर बहुत क्विकली कोई चीज सॉल्व नहीं होती है तो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। अब ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स सरकार ने लिए हैं, तो उस पे भी अलग अलग काउंसिल, जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल का मैं देख रहा था, तो दे वर सेइंग कि जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है सरकार की, उसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है कि भाई घर पे जो गोल्ड पड़ा है वो आप दे दो, और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, और आपका गोल्ड का गोल्ड रहेगा, तो मतलब वैसा कुछ स्कीम है। तो उससे क्या है कि जो गोल्ड आप दे दोगे तो वो रीयूज हो जाएगा ना, वो दूसरों को दिया जाएगा, तो वो सारी फैक्टर्स इसमें हैं। बट अगेन वी हैव टू सी हाउ बेसिकली गवर्नमेंट नाउ टेक्स स्टेप्स, जो कितने सीरियस है इन सब चीजों के। प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार बोल दिया है। कल पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर है उनका भी देख रहा था मैं, तो ही हैज आल्सो सेड। तो और आई एम सीइंग लॉट ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट बाय वेरियस चीफ मिनिस्टर्स एंड एवरीथिंग आल्सो कि भाई हम जो है मेट्रो से जाएंगे, या हम अपना इतना बड़ा वो नहीं करेंगे। तो देयर इज सम मूवमेंट, राइट, फ्रॉम द व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैज सेड, ठीक है। तो ये सीरियस है सिचुएशन, आपको समझना है, ठीक है। तो ये चीजें हमें, तो इसीलिए वो मार्केट्स आर वरीड कि क्या सरकार को कुछ ऐसी चीज पता है जो हमें नहीं पता है, तो वो सारी फैक्टर भी हमें यहाँ पर प्ले आउट हो रहे हैं, ठीक है। अब इस चीजों में पूरा प्राइम मिनिस्टर का यूएई विजिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ही इज विजिटिंग यूएई नाउ एंड वेरियस अदर कंट्रीज, बट यूएई बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। स्पेशली जो उनका फुजेरा जो टर्मिनल है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर देता है, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और अबू धाबी से एक पाइपलाइन है जो फुजेरा तक जाती है, राइट। और इसके ऊपर हमने बात भी की थी एक बार, अब अगर आपने लास्ट वीक मेरा मॉर्निंग सुना था तो ये जो पाइपलाइन है, राइट, तो एक्सपेक्टेड है कि इंडिया मतलब के साथ कोई उस तरह का कोशिश की जा रही है कि भाई मैक्सिमम हमारे पास वो इंपोर्ट रहे यूएई से। एनीवेज यूएई जो इंडिया का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर है, 40% इंडिया की रिक्वायरमेंट यूएई से आती है एलपीजी की, ठीक है। और मतलब फ्रॉम ओवरऑल सरकार, मतलब क्रूड ऑयल पर्सपेक्टिव ऑल्सो 11% जो हम क्रूड ऑयल जो है वो यूएई से ही इंपोर्ट करते हैं, तो काफी बड़ा हमारा पार्टनर रहा है ओवरऑल, ठीक है। और तो उस थॉट से आई थिंक दिस विजिट विल बिकम फ्रॉम एनर्जी कॉपरेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है, एनर्जी प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव, और हमारे जो रिलेशनशिप रहे हैं यूएई के साथ, काफी इंपॉर्टेंट विजिट वो है, राइट। बिकॉज इस इस वर्ल्ड में जिस जो चल रहा है यूएई, मतलब ये चीजें हमें फैक्टर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अब ये सारी चीजों में कल मिस्टर उदय कोटक का भी एक स्टेटमेंट आया, राइट, हु इज द फाउंडर एंड कोटक महिंद्रा बैंक एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी एज वेल, ठीक है। तो उनका एक एनुअल समिट चल रहा था सीआईआई का, तो उसमें उन्होंने कहा कि काफी इंटरेस्टिंग जो स्टेटमेंट, मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूं कि
उन्होंने एक तो कहा कि वी हैवंट सीन द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर इन लास्ट 2 months, बट इट्स कमिंग एंड इट्स कमिंग बिग। तो अब मेरा इससे फैक्टर यही है कि इससे मतलब क्रूड ऑयल प्राइसेस का बड़ा एक इंडिया में बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। एक तो वो फैक्टर है, एंड देन देयर कैन बी अदर फैक्टर्स विच वी आर नॉट वेरी क्लियर कि क्या है। मतलब ऑफ कोर्स करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, तो ये अगर लंबा चलता रहा, 110 120 डॉलर अगर कंसिस्टेंटली रहा, तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी इम्पैक्ट होता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पावर पे भी इम्पैक्ट होता है, हमारे फिजिकल डेफिसिट, मतलब हर चीज पे वो इसका इम्पैक्ट होता है। जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो सब फैक्टर्स है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर समझनी है। और उन्होंने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, तो मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं ये। तो ही सेड कि वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम कोलैबोरेटिव डावोस माइंडसेट, राइट। डावोस जो हमारा होता है ना, सारा इकोनॉमिक फोरम होता है वहां पे, राइट। तो ही सेड कि अब हम प्री 1945 फेज में जा रहे हैं, जहां पे कंट्रीज कंपीट फॉर कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स एंड फिजिकल एसेट्स। ठीक है, वैसा हो रहा है। ट्रेड रूट पे कंट्रोल और फिजिकल एसेट्स पे कंट्रोल जो है सरकारों को आजकल चाहिए। ठीक है, तो ही सेड कि इवन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जहां से सबसे बड़ा ऑयल निकलता है, राइट, ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नंबर 2 है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी है जो सिंगापुर के पास है। तो concerns around Strait of Malacca and said the AI revolution and wider geopolitical shifts had made such a strategic choke points even more significant। ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने कंसर्न्स यहां पर दिखाए हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि वी आर सीइंग ए माइंडसेट ऑफ हु विल कंट्रोल व्हाट इन अ ट्राइबल वर्ल्ड, इट मैटर्स हु कंट्रोल्स एसेट्स, इंडिया नीड्स टू बी रियल स्ट्रेटेजिक एंड स्मार्ट। ठीक है, तो अब ये ट्राइबल वर्ल्ड है कि भैया मेरे पास एसेट है, मैं एसेट कंट्रोल करूंगा, मैं अपनी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स कंट्रोल करूंगा, तो मेरा राज होगा। 1945 के साथ उन्होंने इसको किया है, तो दैट्स व्हाई ही सेड कि इंपैक्ट बड़ा हो सकता है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया का राइजिंग ऑयल प्राइसेस से क्या डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। अभी तक -1% काफी मैनेजेबल था जब $60 पे था, अब ये -2.5% हो जाएगा अगर हम $100 पे रहता है तो लगातार, राइट। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई व्हाट प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग इज राइट। ही सेड वी शुड प्रिपेयर फॉर पैरानोया बिफोर द इवेंट, राइट। तो वी शुड प्रिपेयर, इवेंट आने से पहले, बुरा वक्त आने से पहले हमें प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है एक पॉइंट आउट तो कर रही है कि प्रॉब्लम है, राइट, या फिर प्रॉब्लम आने वाली है, या फिर ये जो वॉर है ये लंबा चल रहा है वो नजर आ रहा है, और शायद कुछ और भी आए, राइट। तो ये सारी चीजों के लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी, मतलब हमें प्रिपेयर होना है माइंड से। ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट हो सकता है और करेक्ट। तो यू शुड, मतलब अगेन एज आई सेड कि इक्विटी में वेरी क्लियरली अभी भी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं, 1-2 साल के लिए हैं, तो इट्स टाइम टू मे बी एग्जिट, राइट। तो जिस तरह से ये चीजें चल रही है, आप अगर 5 ईयर प्लस के लिए होराइजन के लिए हैं इक्विटी में, तो देन ओनली यू शुड स्टे। मतलब जिस तरह से यहाँ पर मिस्टर उदय कोटक बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, और ग्लोबली जैसा चीजें चल रही है, तो इट इज नॉट लुकिंग वेरी ब्राइट एटलीस्ट इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स हमें यहाँ पर समझने हैं। बाकी कुछ और न्यूज जो इंडिया की चल रही है, अब जीडीपी ग्रोथ के अपडेट्स आ रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा नहीं होगा पहले जितना एक्सपेक्टेड था। तो बीएमआई का नंबर आया कि 6.7% FY25 में इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी बिकॉज ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। एसबीआई का नंबर आया 6.6% बोला उन्होंने। ठीक है, मूडी ने 2026 का नंबर दिया, नॉट एफआई फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, 6% का बोला कि ग्रोथ फोरकास्ट हमारा 6% जीडीपी ग्रोथ का है। एचएसबीसी ने FY27 का 6% ही बोला, और उन्होंने 2 रेट हाइक्स भी बोले, रेट हाइक्स आरबीआई के, तो वो भी उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड है। और रीजन मेक अगेन एनर्जी क्राइसिस और डेफिशिएंट रेनफॉल भी, राइट। ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं इंडिया को जो इस साल हमें परेशान कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें यहाँ पर वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर गाइस, आप समझो ये सारी चीजें, ठीक है। सो दिस हैज बीन द मेजर न्यूज ऑन द इंडिया पर्सपेक्टिव। बाकी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्रॉड जो केस हुआ था 645 करोड़ का, जो उसमें 2 फॉर्मल एम्प्लॉइज को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज अहेड। ठीक है, कितना रिकवरी वगैरह होगा, वी विल हैव टू सी मोर। बाकी डॉक्टर रेड्डीज का रिजल्ट आया, राइट, एंड रिजल्ट वाज हेवीली इंपैक्टेड क्वार्टर था ये, काफी प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम हुई, रेवेन्यू भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट। तो 2 मेजर रीजंस रहे मेजरली, मतलब एक साथ सब हुआ कि एक तो उनका कोई की कैंसर ड्रग है उसका पेटेंट क्लिफ हो गया, मतलब वो पेटेंट खत्म हो गया यूएस में उनका, उसकी वजह से काफी सिग्निफिकेंट लॉस हुआ। और एक वन टाइम एक्सेप्शनल चार्ज भी उन्होंने बेसिकली लिया है, राइट। तो अगर रेवेन्यू देखें तो 11% ईयर ऑन ईयर गिरा है इस क्वार्टर में। एबिटा 60% गिरा है, लास्ट 2,500 करोड़ का था, अभी 981 करोड़। नेट प्रॉफिट 86% गिरा है, अगेन बिकॉज ऑफ वन ऑफ एंड पेटेंट क्लिफ्स, राइट। पॉजिटिव्स जो हैं, बेस जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो ठीक रहा,
राइट, मतलब अगर हम पेटेंट क्लिफ को हटा दें, राइट, तो बेस बिजनेस अच्छा रहा, डोमेस्टिक मार्केट अच्छा ग्रो हुआ, 16% से ग्रो हुआ है, इमर्जिंग मार्केट्स 29% से ग्रो हुआ, यूरोप मार्केट भी अच्छा ग्रो हुआ है, तो वो सारी चीजें ठीक रही, राइट। सेमाग्लूटाइड जो अपना वो भी लॉन्च किया है, वेट लॉस जो मेडिसिन है, तो वो भी ओबेडा के नाम से उन्होंने लॉन्च किया है, एंड दे आर क्वाइट होपफुल दैट इट विल डू वेरी वेल, ठीक है, वो भी अच्छा रहा। बाकी पूरे साल में अगर हम देखें तो ये क्वार्टर बहुत खराब रहा, बट पूरा साल ठीक रहा, 3% का फिर भी रेवेन्यू ग्रोथ था, ग्रोथ तो थी, मतलब इवन दो सच बैड क्वार्टर। अब क्वार्टर जो बैड रहा, राइट, उसकी वजह से जैसे मैंने बोला कि एक तो उनका लेनालिडोमाइड, राइट, वो उसका क्लिफ हो गया है, उसकी वजह से रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका का 51% गिर गया है, 51% गिर गया उसकी वजह से, राइट। और तो वो एक रहा, और एक 453 करोड़ का उन्होंने शेल्फ स्टॉक एडजस्टमेंट जो इस ड्रग का था वो भी लिया, क्योंकि पेटेंट एक्सपायरी हो गए, तो वो शेल्फ पे जो स्टॉक पड़ा था वो 453 करोड़ का पड़ा हुआ था, तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो कितने पे बिकेगा उसमें बिकेगा, तो वो भी रहा, राइट। तो और इम्पेयरमेंट 228 करोड़ का उन्होंने इम्पेयरमेंट चार्ज भी लिया, तो ये सारी चीजें एक साथ हुई, एंड एक क्लीनिंग क्वार्टर टाइप रहा, तो इसलिए वो काफी खराब नंबर्स रहे। टाटा पावर का रिजल्ट आया, टाटा पावर जो है बाकी मतलब अगेन थर्मल, उनका जो मेन मुंद्रा प्रोजेक्ट है, सो दैट इज अगेन मेजरली इशू रहा उनका, टेम्परेरी सस्पेंशन रहा उसकी, उसमें राइट ओवरहॉलिंग एक्टिविटीज चली, तो उसके चक्कर में सिग्निफिकेंट हिट रहा वो, मतलब लास्ट ईयर वो 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट स्टैंड लोन था, उसमें अभी 1,000 करोड़ ही हुआ है इसके चक्कर में, तो 2,000 करोड़ का लॉस मुंद्रा प्लांट से सिर्फ इनको हुआ है, राइट। और वो काफी उसके मतलब वही उनका सबसे बड़ा एक पेन पॉइंट टाटा पावर का अगर हम देखें, मुंद्रा प्रोजेक्ट रहा है। बाकी रिन्यूएबल्स इज डूइंग वेरी वेल फॉर देम, राइट, तो 2.5 गीगावाट का कमीशन किया उन्होंने कैपेसिटी, राइट, और 11.6 गीगावाट की कैपेसिटी अब उनकी रिन्यूएबल की हो गई है, ठीक है। पैट भी ऑलमोस्ट 59% रिन्यूएबल में बढ़ा है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी कर रही है, 40% का मैन्युफैक्चरिंग सोलर मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हुआ है, अच्छा खासा बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 6,500 करोड़ डाले हैं पैसे, 10 गीगावाट फोटोवोल्टेक इनगॉट एंड वेफर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं, रूफटॉप सोलर भी बहुत अच्छा कर रहा है, पैट जो है 94% जंप हुआ है वहां पे भी, राइट। और ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल ईयर में देखें तो रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है, हाँ, बट अगर हम इस क्वार्टर का देखते हैं तो 13% गिरा है रेवेन्यू, ठीक है, मेजरली बिकॉज अगेन मुंद्रा की वजह से नेट प्रॉफिट 8% से बढ़ा है इस, और बाकी दे आर ऑल्सो लुकिंग एट सेटिंग अप न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर में भी एंटर करने की बात उन्होंने कल जो है वो बोली है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग पॉजिटिव फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव। बाकी तो काफी अच्छी इंडस्ट्री है, एनर्जी, और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक है ये, राइट, सो वी वेरी एनीवेज वेरी क्लोजली वॉच दिस स्टॉक। डिक्सन का रिजल्ट आया, अगेन वन ऑफ द डार्लिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, बट काफी डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर, सिर्फ 2% का रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा 7% से डिक्लाइन, प्रॉफिट 38% से डिक्लाइन, राइट। तो मतलब जबरदस्त इसमें नुकसान बेसिकली हुआ है, 36% का प्रॉफिट प्लंज हुआ है, ठीक है। और उसमें मतलब बेसिकली क्या है कि एक्सपेंसेस जो बढ़े हैं, मतलब मार्जिन बहुत गिरे हैं उनके, राइट। तो FY27 की गाइडेंस के बेसिस पे ही, जो कि अच्छी है अभी तक, और उनकी कुछ एक प्रोजेक्ट उनका अटका हुआ है वीवो का, जो गवर्नमेंट के अप्रूवल के चक्कर में, तो उसके चक्कर में वहां पर वो फैक्टर रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू ग्रोथ वो बोल रहे हैं FY27 में भाई हम 15 से 17% करेंगे, लेकिन ये 45% तक हो सकती है अगर हमें वीवो का जॉइंट वेंचर का अप्रूवल जो है गवर्नमेंट से मिल जाए, लेकिन ओवरऑल क्वार्टर हैज नॉट बीन ग्रेट, ठीक है। टॉप लाइन ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सिग्निफिकेंटली उनकी गिरी है, ठीक है। बट अगेन दे हैव मतलब प्रीमियम स्टॉक्स था, एक आध दो क्वार्टर ऐसे जाते हैं, वी विल हैव टू सी हाउ थिंग्स गो, इट्स अ वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड दे आर द मेन ब्लू आइड बॉय ऑफ दिस EMS space, so we will have to see how things go, ठीक है। सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज गाइज टुडे। आज अब हम बात करते हैं क्विकली फटाफट नॉलेज सेक्शन की। तो बेसिकली क्या है ना कि लोग काफी सारे ये पूछ रहे थे, जो ऑस्टेरिटी मेजर जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि भाई ईवी पे जाओ, राइट, कि आप तो मेरे एक आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द क्लाइंट्स टुडे, एंड ही सेड कि यार वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाने की बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कहाँ है हमारे देश में, राइट, तो वो भी तो कहीं ना कहीं फ्यूल से आती है, वो भी तो इंपोर्ट होती है, तो ऐसा नहीं। तो ये चार्ट मेरे को वही दिखाना था कि हम ना इलेक्ट्रिसिटी गैप जो है वो खत्म हो गया है हमारा, बिल्कुल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, जो हमारा पीक इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट है वो लास्ट 3 साल में जीरो है, जीरो,
ठीक है। सो पॉइंट ये है कि व्हाट प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग, अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है उसमें हमारा क्रूड ऑयल का ज्यादा कुछ रोल नहीं है, थोड़ा बहुत, बट इट्स वेरी स्मॉल। तो वो क्या है, कोल से होती है मेजरली। तो कोल तो इंडिया में अच्छा खासा ठीक ठाक है, मतलब एटलीस्ट 80 to 100 ईयर्स के रिजर्व्स हैं। ठीक है, फिर दूसरा भी ये सब, जैसे हमने टाटा पावर की बात की, तो रिन्यूएबल मतलब हमारा विंड और सोलर। ठीक है, फिर न्यूक्लियर पे भी गवर्नमेंट का फोकस चल रहा है, और बाकी हाइड्रो भी है। तो बेसिकली वो क्या है ना, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो सरकार या मतलब प्राइम मिनिस्टर इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज सेइंग कि भाई जो तुम यूज कर रहे हो ना, क्रूड ऑयल जहां जहां यूज कर रहे हो, जो भी चीज इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंस खत्म करो। बाकी तुम डोमेस्टिकली जो जो चीजें हो रही हैं उसको यूज करो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से खाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, एलपीजी पे खाना मत बनाओ। सीएनजी पे भी शिफ्ट इज बेटर, लेकिन सीएनजी फिर भी हम ठीक ठाक प्रोड्यूस कर लेते हैं, एलपीजी तो हम करते ही नहीं। राइट, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये फैक्टर्स इज व्हाट बेसिकली द गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू से। ठीक है, तो ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी, वाई फोकसिंग ऑन ईवी, बिकॉज वी हैव, और काफी फोकस है इलेक्ट्रिसिटी का, कैपेसिटी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है सरकार, जब भी आप जितना, तो वो काफी बड़ा एक सेक्टर ग्रोथ है। ठीक है, तो वो भी सरकार वहां चाह रही है कि ऐसा नहीं हो कि भाई सभी ईवी पे चले जाएं तो इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ जाए। बट ईवी का प्रॉब्लम दूसरा है, वहां है बैटरी का, कि बैटरी हम बनाते नहीं है, तो वो अलग चक्कर है वो, इसलिए वो रेयर अर्थ का भी इश्यूज हमारे पास हैं। राइट, और वो भी न्यूज थी आज की, कल आई वाज लुकिंग एट कि रशिया के साथ भी कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर दे आर प्लानिंग टू डू सम स्ट्रेटेजिक अलायंस। बट बेसिकली ऑल दीज फैक्टर्स आर प्लेइंग आउट कि वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन बैटरी फ्रॉम ईवी पर्सपेक्टिव, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, क्रूड ऑयल हमारा डिपेंड, तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना, आपको बेसिकली सरकार जो है थोड़ी फंसी हुई है वहां पे, एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट ऑल दीज थिंग्स। लेट्स सी बेसिकली क्या रहेगा। बट इट सीम्स व्हाट इज हैपनिंग इन लास्ट 2 days, हाउ प्राइम मिनिस्टर स्पीच हैज बीन, और जो उदय कोटक सर ने बोला, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा समय जो है वो टफ रह सकता है फॉर अस। मे बी लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर, इट्स अ ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट, वो पॉजिटिवली भी देख सकते हैं इस चीज को। बट जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जो 4-5 साल में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की है, वो इस स्लगिश पीरियड को थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। तो अपने रीबैलेंसिंग करो, अपने फाइनेंशियल प्लान बनाओ, समझो। राइट, अननेसेसरी ज्यादा एलोकेशंस तो नहीं ले लिए हैं कहीं, या बिल्कुल ही नहीं लिए हैं कोई डर के मारे, तो अभी अच्छा टाइम है क्या? 21 से नीचे है निफ्टी का पी, तो बुरा तो नहीं है समय इन्वेस्ट करने का। राइट, तो ये सारी चीजें भी आपको समझनी है। दैट इज ऑल गाइस, आई जस्ट वांटेड टू टॉक। इफ यू स्टिल हैव एनी, मतलब यू हैव एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस, तो प्लीज नीचे आप जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं contact@investorchina.in पे, व्हाट्सएप नंबर्स भी हमारी वेबसाइट पे हैं investorchina.in पे। तो जरूर एक बार मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए अगर आपको कोई सवाल है किसी चीज के ऊपर, और कोई अलग ओपिनियन है, मतलब आपका कुछ अलग थॉट है, तो वो भी प्लीज आप बता दीजिए करें, ताकि मतलब वी ऑल्सो लिसन टू यू, और आप सभी के कि आप हमारी कंपनी ही आप सबने बनाई है। तो प्लीज कभी भी झिझका मत कीजिए कि अगर कुछ नेगेटिव कमेंट भी लिखना है, तो आई थिंक इट इज ओके, इट्स फाइन, ठीक है। दैट इज ऑल। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। जय हिंद गाइज।